कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बैटल शिप दिखाया जाता है जहां पर शिप का कैप्टन अपने क्रू मेंबर से बोलता है कि हमारे हथियार इन मॉन्स्टर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हमें अब सब कुछ हंटर्स पर छोड़ना पड़ेगा। और वहीं पर एक आइलैंड पर कुछ लोग कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और इन्हीं लोगों में से कुछ तो अपनी मैजिकल एबिलिटीज का यूज करते हैं इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। पर इन्हीं सब हंटर्स में से एक ऐसा बंदा होता है जो कि इनसे लड़ने में बहुत ज्यादा नर्वस कर रहा होता है और वो इनसे लड़ने में अपने आप को सक्षम नहीं बता पाता। अब तभी इनमें से एक मॉन्स्टर इनके कैप्टन पर हमला कर देता है और वो कैप्टन को मारने वाला होता है। बट इतने में एक दूसरा हंटर आकर अपने कैप्टन को बता लेता है और वो पूछता है, कैप्टन आप ठीक तो है ना, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? तब वो बोलता है, हमें चुपचाप बस इन मॉन्स्टर्स को रोके रखना है और इन्हें जल्दी जल्दी खत्म करना है ताकि हम वापस से अपने घर पर जा सके। और वे वापस से उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं और फाइनली उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। अब तभी इनके आगे एक व्हाइट कलर का मॉन्स्टर आता है और उनमें से एक हंटर बोलता है, कैप्टन क्या हमें इन्हें मारना चाहिए? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बॉस है। तब कैप्टन इन सबको ऑर्डर दे देता है और वे उन व्हाइट वाले उस मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। बट तभी इनके आगे काफी सारे व्हाइट कलर के वे मॉन्स्टर आ जाते हैं और अब वे उनसे फाइट में बिजी हो जाते हैं। और फिर हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है कि कैसे लगभग 10 साल पहले ये दुनिया एकदम नॉर्मल दुनिया जैसी हुआ करती थी। बट अचानक से एक दिन कुछ पोर्टल्स खुलने लग जाते हैं जो कि इनकी इस दुनिया को दूसरी डायमेंशन से जोड़ते हैं, जिसमें अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर होते हैं। और फिर अपनी दुनिया को इन मॉन्स्टर से बचाने के लिए कुछ लोग हंटर बन जाते हैं और इनमें भी अलग अलग रैंकिंग होती है। जो सबसे खतरनाक वाले मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे एस रैंक हंटर्स निपटते हैं, वाइल जो सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे ई रैंक हंटर निपटते हैं। अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़का जो कि कुछ देर पहले मॉन्स्टर से लड़ने में हेजिटेट कर रहा था, वो हॉस्पिटल से जस्ट डिस्चार्ज होके निकला ही होता है क्योंकि पिछले वाली उस रेड में वो काफी ज्यादा घायल हो गया था और अब वो अपने नए मिशन के लिए तैयार हो रहा होता है। पर जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो सभी लोग उससे हाय हेलो करते हैं। तब इनमें से एक और हंटर, इसका जो साथी होता है, वो भी इससे हाय हेलो पूछता है और वो जिन्हू से हेलो करके वहां से चला जाता है। अब उस हंटर का दोस्त उससे पूछता है, क्या ये बहुत ज्यादा ऊपर रैंक वाला हंटर है क्या? क्योंकि यहाँ पर सभी इसकी इज्जत कर रहे हैं और सभी इसे हाय हेलो कर रहे हैं। तब वो बोलता है, अरे काय का ऐसे रैंक हंटर, ये एक ई रैंक हंटर है और यहाँ तक कि ये मेरे हिसाब से इस दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। और जिन्हू उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं सच में इतना ज्यादा कमजोर हूँ, यहाँ तक कि मैं इन मॉन्स्टर से लड़ने में भी सक्षम नहीं हूँ। क्योंकि मैं जैसे इन मॉन्स्टर्स को देखता हूँ मेरे अंदर का ट्रॉमा ट्रिगर करता है और मेरे पैर अपने आप कांपने लग जाते हैं। और अब वो अपने ग्रुप के पास जा ही रहा होता है तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है जूही या जोही, जो भी है भाई, देख लेना यार तुम। अब वो लड़की भी उससे हाय हेलो करती है और उसे सीढ़ियों पे ले जाकर बिठा देती है। अब वो लड़की उससे पूछती है, और जिन्हू क्या हाल चाल तुम्हारे, अब तो तुम ठीक ही हो गए ना? तब जिन्हू बताता है कि मैं पिछले 3 महीने से हॉस्पिटल में था। फिर वो जूही बोलते, क्या तुम इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए थे क्या पिछले वाले मिशन में? तब जिन्हू हाँ में सर हिलाता है और फिर जूही पूछती है, क्या तुम्हारे ग्रुप में कोई हीलर नहीं था क्या जो तुम्हें साथ साथ फर्स्ट एड दे देता? मेरे जितने भी साथी थे वे एक हाई रैंक हंटर थे, तो इसलिए उन्हें किसी हीलर की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे ग्रुप में किसी हीलर को ही नहीं डाला। अब जूही ऑर्गेनाइजेशन पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इन ऑर्गेनाइजेशन वालों में क्या दिमाग है, इन्हें पता नहीं क्या जो भी हंटर्स मिशन पे जाते हैं उनमें से कुछ कमजोर भी होते हैं। और ये यहाँ पर कमजोर अपने जिन्हू को बोल रही होती है। और अब इन सब का मिशन पे जाने का वक्त हो जाता है और ये सारे हंटर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और हमें इनका लीडर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर सोंग और ये बंदा एक बी रैंक हंटर होता है। फिर मिस्टर सोंग ने डंजन्स के थोड़े बहुत रूल एक्सप्लेन कर एक पोर्टल खोलता है और वहां पर सारे हंटर्स एंटर होने लग जाते हैं। अब जो जिन्हू होता है वो पीछे खड़ा होकर अपने चाकू निकालता है और सोच रहा होता है कि मैं कितना कमजोर हूँ, यहाँ तक कि मैं किसी डीमन को मारने के काबिल भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा वेपन ही नहीं है और मेरी रैंक भी इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा निचली है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और यहाँ तक कि हो सकता है कि ये चाकू भी मेरा बीच फाइट में साथ छोड़ दे, तो इस सिचुएशन में मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इस रेड में मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ चुका हूँ। और वो भी अपने दिल पे हाथ रखकर उस पोर्टल में एंटर कर जाता है।
अब वो जैसे ही डंजन में जाता है तो हमें इनकी हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इसमें इनका प्रेसिडेंट बैठा होता है जिसका नाम होता है गोगन, और ये अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है कि दरअसल इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर सरकार का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये ज्यादा से ज्यादा डंजन एक्सप्लोरेशन पे जाए और ये कुछ क्रिस्टल्स होते हैं वो इकट्ठा कर लाए ताकि सरकार इनसे एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सके जो कि न्यूक्लियर पावर से भी ज्यादा एफिशिएंट होती है और ये पोल्यूशन भी कॉज नहीं करती। बट जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें भी ये क्रिस्टल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि इन्हें भी अपने हंटर्स के लिए हाईटेक वेपन्स बनाने हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो अपना जिन्वू होता है उसने भी एक मॉन्स्टर को मारकर अपना पहला क्रिस्टल हासिल कर लिया होता है और वो थोड़ा बहुत खुश हो ही रहा होता है, तभी उस पर किसी और मॉन्स्टर का हमला हो जाता है और ये जो गोबलिन होता है ये आते ही सबसे पहले जिन्वू का चाकू तोड़ देता है अपनी तलवार की हेल्प से और फिर जिन्वू के पेट में तलवार घुसा देता है और उसे घायल कर देता है। अब जो जिन्वू होता है उसके पास एक हंटर आता है और उसकी मदद करता है उस मॉन्स्टर को हराने में और वो वहां से चला जाता है। जूही वहां पर आती है और जिन्वू पे थोड़ा गुस्सा करती है और बोलती है तुम में अकल नहीं है क्या, ये तुम हमेशा चोट खाते रहते हो, तुम ध्यान से नहीं लड़ सकते क्या, एक आधी बार तो ऐसी रेड मार लो जिसमें तुम एक भी चोट ना खाओ। और वो उसे हील करने लग जाते हैं। दरअसल जूही भी एक बी रैंक हीलर होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो इनका हंटर्स का ग्रुप होता है ये उस डंजन के बॉस को भी हरा देते हैं। और तब उनमें से एक हंटर नोटिस करता है कि यहाँ पर एक गेट ओपन हो चुका है जो कि गुफा जैसा दिखता है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी बॉस को मारने के बाद कोई गेट ओपन हुआ हो और इतनी रेड्स में से पहला ऐसा केस था। तब कुछ हंटर सजेस्ट करते कि हमें इसे भी एक्सप्लोर करना चाहिए, बट जो इनका लीडर होता है मिस्टर सॉन्ग वो बोलता है कि क्यों ना हम ऑर्गेनाइजेशन को पहले इसके बारे में बता दें और बोलता है कि हो सकता है कि इस गुफा में एक एस रैंक या फिर ए रैंक डीमन हो और अगर वो ऐसा कुछ हुआ तो अभी हम इतने कैपेबल नहीं है कि किसी एस रैंक या ए रैंक मॉन्स्टर को हंट कर सके, तो हमें जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। पर कुछ लोग होते हैं जो कि उसकी इस बात से एग्री नहीं करते और बोलते हैं हो सकता है कि अंदर वही वाइट वाले बहुत सारे क्रिस्टल्स हो तो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तब इनका लीडर बोलता है कि चलो वोटिंग करते हैं और मैक्सिमम लोग हाँ में हाल मिला देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अमीर हो सके और उन वाइट वाले क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर सके। अब जिन्वू भी उस मॉन्स्टर हंटिंग एक्सपीडिशन पे चलने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि तो जैसा कि सिर्फ 6 हंटर्स है जो कि मना कर रहे हैं और मैक्सिमम हंटर्स बोल रहे हैं कि हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए, तो अब हम इस एक्सप्लोरेशन पे जरूर जाएंगे। और वे सारे के सारे हंटर्स उस गुफा में एंटर हो जाते हैं। फिर हमें हंटर्स के सिलेक्शन का प्रोसेस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बार अगर किसी हंटर की सारी पावर्स अवोकन हो जाती है तो फिर उसके बाद उस पे एक लिमिट लग जाती है, फिर वो उससे हाई रैंक में प्रमोट नहीं हो सकता। और इनकी रैंक मेजर करती है ये गोल से दिखने वाली मशीन, जिसमें हंटर्स को बस खड़ा होना पड़ता है और ये इनके अंदर की स्किल्स और पावर को मेजर करके इनकी रैंक डिसाइड करती है। और अभी बस थोड़ी देर पहले ही 2 हंटर्स को एस रैंक और 1 हंटर को बी रैंक असाइन करी गई है। फिर जब उनकी रैंक एक लड़की को बताई जाती है तो वो बोलती है हाँ बेशक कितने ही एस रैंक हंटर्स आ जाए बट ये चाहे इनसे तो इंफीरियर ही रहेगा क्योंकि वो एक काफी खतरनाक हंटर है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट एसेट है। और फिर हमें दूसरी तरफ शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ गुंडे बाइक पे सवार होकर एक औरत का पर्स छीन कर भाग रहे होते हैं। बट तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन की एंट्री होती है और वो उन गुंडों से उस पर्स को छीन लेती है और फाइनली उस लेडी को उसका जो पर्स होता है वो रिटर्न कर देती है। पर इसी बीच उसकी टोपी गिर जाती है और जब वो टोपी उठा के पहन रही होती है तभी सभी लोग उसे घेर लेते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं चाहे इन है और भाई साहब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फिर वो सोच रही होती है अरे यार ये मैं कहाँ फंस गई, चलो जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलना ही होगा और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी हंटर्स एक गेट के आगे पहुँच जाते हैं। फिर उनका लीडर बोलता है देख लो अगर तुम में से अभी भी किसी को वापस जाना हो तो वो जा सकता है, एक बार अगर गेट खुल गया तो हो सकता है हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। तब सभी लोग बोलते हैं अरे यार बुड्ढे कितनी बकवास कर रहा है, तू गेट खोलना सीधा। और वो जो हंटर होता है वो गेट खोलता है और फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारी मशाले जल रही होती है और बीच में एक अजीब सा सर्कल होता है और उस डंजन के चारों तरफ मूर्तियां होती है और बीच में एक राजा वाली मूर्ति बैठी होती है। तब जिन्हों वहाँ पर रखा एक
कागज भी पढ़ता है जिसपे लिखा होता है कि पहले वाले भगवान की पूजा करो, दूसरे वाले भगवान की प्रार्थना और तीसरे वाले भगवान के ऊपर भरोसा रखो। और फिर मिस्टर सॉन्ग जाकर उस जगह के बारे में पढ़ने लग जाता है कि इस जगह का नाम है कर्टन टेम्पल, और अगर कोई एक बार यहाँ पर आ जाए तो वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। और तभी हम देखते कि वो जो गेट होते हैं वे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। अब सभी हंटर्स घबरा रहे होते हैं, पर जो ही जिन्वू के पास आती है और बोलते हैं उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो राजा की मूर्ति है ये उसे बार बार घूर रही है। तब जिन्वू उस राजा की मूर्ति की तरफ बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से घूरने लग जाता है, पर जिन्वू अंदर ही अंदर उसे डर रहा होता है। और तभी जिन्वू एकदम से चिल्लाता है और बोलता है, सभी लोग नीचे झुक जाओ, अगर ऐसा नहीं करा तो दिक्कत आ जाएगी। और सभी लोग नीचे झुकने की कोशिश करते हैं, पर हम देखते कि राजा की आंखों में से कुछ रोशनी सी निकली और जितने भी लोग खड़े थे सभी को वो मार देती है। अब जो जिन्वू होता है हमें उसका सीन दिखाया जाता है कि वो अपनी जान पर खेल के जूही को बचा लेता है। अब फिर कुछ देर बाद उसके पास इनका लीडर मिस्टर सॉन्ग आता है और वो बताता है कि मेरा एक हाथ कट चुका है जिन्वू, क्या तुम मेरी फर्स्ट एड कर सकते हो? क्योंकि हमारे ग्रुप की एकमात्र हीलर जूही वो अभी बेहोश है और मुझे फर्स्ट एड किट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिन्वू बोलते हैं, जी सर, मैं आपकी जरूर फर्स्ट एड कर दूंगा। और वो उसके हाथ पर पट्टी बांध देता है। अब उन सभी लोगों में से एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पर नहीं मरना, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के पास जाना है, तो मैं अभी यहाँ से जरूर निकल जाऊंगा क्योंकि मेरे को अपनी स्पीड पर काफी भरोसा है। और वो अपनी पूरी स्पीड लगाकर गेट की तरफ भागता है, पर जो राजा होता है उसकी मूर्ति अपनी लेजर बीम से उसके चीथड़े उड़ा देती है एक ही सेकंड में। और तब सभी लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि आज हम काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब जो जिन्वू होता है वो उसी प्रार्थना को याद करने लग जाता है जो उस नोट पे लिखा था। और वो मिस्टर सॉन्ग को बुलाता है और बोलता है, मिस्टर सॉन्ग, मुझे एक तरीका पता चला है, बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि ये काम आएगा या नहीं आएगा। तो मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे पास एक प्लान है तो जल्दी जल्दी बताओ। तब वो बोलता है कि हमें इस राजा की मूर्ति के आगे झुकना पड़ेगा। तब मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, ये कैसा प्लान हुआ? तब वो बताता है कि ये जो रूल्स लिखे हुए थे इनका कुछ ना कुछ तो मतलब है। और मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, चलो तुम्हारी एक बार बात मानकर ही देख लेते हैं। और वो सभी लोगों को झुकने के लिए बोलता है। तब हम देखते हैं कि राजा की जो आंखें होती है वो शांत हो जाती है और अब उनमें से लेजर लाइट नहीं निकल रही होती। और साथ ही साथ राजा एक स्माइल करता है और खड़ा हो जाता है। सभी लोग डर जाते हैं और बोलते हैं, ओए जिन्वू, तूने ये क्या करवा दिया, अब तो हम गए। तब जिन्वू बोलता है, घबराने की बात नहीं है, दूसरे नोट पे लिखा था कि हमें इसके बाद राजा की प्रार्थना करनी है और हमें हो सकता है इनकी आरती भी करनी हो। तभी वो बोलते हैं, अरे यार तू पागल वागल है क्या, राजा की कौन? मतलब भाई इसे राजा मत बोलो, ये यहाँ का भगवान है। अब सभी लोग आपस में बातें बना रहे होते जिन्वू के बारे में कि इसने हमें बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। बट तभी उनमें से एक पार्क नाम का आदमी आगे आता है और बोलता है कि मैं इस पूरी दुनिया में घूम चुका हूँ और मुझे हर एक प्रार्थना याद है, तो मैं अभी जाता हूँ और इस राजा से प्रार्थना करके निवेदन करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि ये मुझे यहाँ से भेज दे। और वो राजा के आगे जाता है और राजा से बोलते हैं, हे देवता, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और वो ऐसे ही प्रार्थना कर रहा होता है, पर राजा आता है और उस पर सीधा अपना पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। अभी सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी एक मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उस मूर्ति के हाथों में तलवार होती है, तो वो उस आदमी को जान से मार देती है। अब जिन्वू भागते भागते इन सारी चीजों को नोटिस कर रहा होता है और वो अपने मन में एक प्लान बनाता है कि अगर इन सारी मूर्तियों को हम एक बार देखें तो इनमें से कुछ मूर्तियों के पास गाना बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वाइल कुछ मूर्तियों के पास हथियार है। और जैसा कि मैंने अभी देखा कि वो हथियार वाली मूर्ति के पास गया था तो उसने उसे मार दिया, तो अगर हम इन बाजा बजाने वाली मूर्तियों के पास जाएंगे तो क्या होगा? तब वो अपने एक दोस्त को बोलते हैं, जल्दी से उस मूर्ति के पास जाकर खड़े हो जाओ। और वो जिन्वू की बात मानकर उसके पास जाता है और राजा की मूर्ति भी उसी की तरफ बढ़ रही होती है। बट जैसे ही वो उस मूर्ति के पास जाता है तो मूर्ति गाना बजाने लग जाती है और राजा वहां से दूर हट जाता है। अब फिर उसके बाद जिन्वू को सारी चीज समझ में आ जाती है और वह सभी को ये गाना बजाने वाली मूर्तियों के पास खड़ा होने के लिए बोल देता है। अब सभी लोग वहां पर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। बट जो जिन्वू होता है वो अपने साथ जूही को लेकर खड़ा होता है, इसलिए उनकी जो मूर्ति होती है वो गाना नहीं बजा रही होती। और साथ ही साथ वहां पर उस राजा की मूर्ति भी बढ़ने लग जाती है। तब जिन्वू बोलता है, जूही तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा तुम्हारे लिए।
और वो वहां से भाग जाता है एक दूसरी मूर्ति के पास। अब जब वो उस मूर्ति के पास जा रहा होता है तो राजा उस पर अटैक करता है, जिसमें जिनवू का एक पैर भी चला जाता है। पर जिनवू हार नहीं मानता और उस मूर्ति की तरफ बढ़ता रहता है और फाइनली वो रेंगता रेंगता अपने आप को बचा लेता है। अब राजा वापस जाकर अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और वहां पर एक ऑल्टर अपीयर होता है। अब सभी लोग जिनवू से उसका हालचाल पूछने आए होते हैं और जूही भी उसे हील करने में लगी होती है। तब जिनवू बोलता है, अभी मेरा हालचाल पूछने का समय नहीं है, अभी हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तब ये सभी लोग ऑल्टर की तरफ देखकर सोचते हैं, यार अब ये राजा हमसे क्या करवाने वाला है, अब कौन सी मुसीबत आएगी। तब जिनवू बताता है कि मैंने पुरानी बुक्स में पढ़ा था कि ऐसे एक ऑल्टर होते हैं जिसपे हमें अपनी बलि देनी पड़ती है और फिर उस बलि के बाद जो वहाँ का भगवान होता है वो खुश हो जाता है। तब इनमें से एक बंदा जिसका नाम होता है मिस्टर किम, वो मिस्टर सॉन्ग के गर्दन पर तलवार रखता है और बोलता है, अगर हमें कुर्बानी देनी ही है तो मिस्टर सॉन्ग तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि तुम हमारी टीम के लीडर हो। भाई ये कैसा लॉजिक लगा रहा है ये अजीब सा। अब मिस्टर सॉन्ग भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उस ऑल्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे ही वो उस ऑल्टर में एंटर होते हैं तो वहाँ पर एक येलो कलर की फ्लेम जल जाती है। फिर जिनवू अपने दिमाग में एक आइडिया बनाता है और कुछ हंटर से बोलता है, क्या तुम मुझे वहां तक लेकर जा सकते हो, क्योंकि मेरा पैर अभी कटा हुआ है और मैं वहां पर जाने के भी काबिल नहीं हूँ। फिर वे लोग घबराते हुए उसे ऑल्टर की तरफ ले जाते हैं। अब जैसे जिनवू और वे दोनों हंटर्स वहां पर एंटर करते हैं तो वहां पर 3 आग और जल जाती हैं। फिर जिनवू सभी को उस ऑल्टर के अंदर आने के लिए बोलता है और जैसे ही सभी लोग ऑल्टर के अंदर आते हैं तो वहां पर ब्लू फ्लेम और जल जाती है। तो जिनवू बोलता है कि ये जो फ्लेम है ये एक टाइमर की तरह है और हो सकता है कि इस टाइमर के खत्म होने के बाद कुछ अच्छा हो या फिर कुछ बुरा हो। अब तभी वहां पर सारी मूर्तियां उनकी तरफ बढ़ने लग जाती हैं और बोलते, जिनवू तुमने ये हमें कहाँ फंसा दिया, मुझे तो अपनी फैमिली से मिलना था। पर दूसरी तरफ ही एक गेट खुल जाता है। अब मिस्टर जोइंगहू नाम का एक बंदा होता है और वो उस गेट से बाहर भाग जाता है। तब मिस्टर सॉन्ग और बाकी सब उसे रोक रहे होते हैं और बोलते हैं कि हो सकता है कि ये दुश्मन का एक ट्रैप हो। तब वो बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता और एक्चुअली में तो वो वहां से एस्केप कर चुका था। अब जो मिस्टर सॉन्ग होता है वो जिनवू से बोलता है कि अब ये जो मूर्तियां हमारी तरफ बढ़ रही है, अब हमें इससे कैसे निपटना होगा। तब जिनवू एक मूर्ति की तरफ घूरने लग जाता है तर वो मूर्ति रुक जाती है। तब मिस्टर जिनवू अपना मिस्टर सॉन्ग को आइडिया बताता है और बोलता है कि ये एकदम बचपन में खेले हुए गेम जैसा है, जब तक हम इन मूर्तियों को घूरते रहेंगे तब तक ये मूर्तियां हमारा कुछ नहीं करेगी। और सभी लोगों को एक एक मूर्ति को घूरने के लिए बोल रहा होता है। तभी सभी लोग एक एक मूर्ति को घूरते हैं और सच में भाई ये रुक जाती है। अब मिस्टर किम को अपने फैमिली की याद आने लग जाती है और वो बोलता है मुझसे ये सब नहीं होने वाला, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। और वो भी वहां से भाग जाता है। अब जो वहां पर सारे लोग धीरे धीरे करके भागने लग जाते हैं पर लास्ट में वहां पे जूही, मिस्टर सॉन्ग और जिनहू बचा होता है। तब मिस्टर सॉन्ग को अपने फैमिली की याद आने लग जाती है पर वो एक लीडर का फर्ज निभाते हुए जिनवू को बोलते हैं, जिनवू बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं हो सकता है इनमें से एक आधे को मारूंगा, पर पता है कि मुझे मरना जरूर है, तो तुम यहाँ से जूही को ले और निकलो। तब जिनवू बोलता है कि मेरा एक पैर कट चुका है और मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं यहाँ से जा पाऊँ। तब वो जूही को बोलता है, जूही तुम इसे यहाँ से लेकर क्यों ना भाग जाओ। अब जूही की जो मैजिकल एबिलिटीज थी वो खत्म हो चुकी थी और इसी वजह से अब वो चलने फिरने के भी लायक नहीं बची थी। तब जिनवू बोलता है कि अब हम तीनों में से कोई एक ही यहाँ से बचेगा, तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर सॉन्ग आप जूही को बचाओ और यहाँ से चले जाओ। और वो जूही को देखकर उसके हाथ में वही क्रिस्टल दे देता है और बोलता है कि हमें बाहर जाकर डेट पे जाना था, बट क्योंकि अब तुम इस क्रिस्टल को बेच देना और जो पैसे आए उससे आराम से चाय नाश्ता कर लेना। और मिस्टर सॉन्ग भी जूही को वहां से लेकर चला जाता है। अब जितनी भी मूर्तियां होती है वो जिनवू के आसपास मंडराने लग जाती है और उस पर हमला करती है। जिनवू जिसका पहले ही एक पैर कटा हुआ था, अब वो अपने दिमाग में सोचता है कि मेरे को मरना तो है ही, तो क्यों ना मैं इन मूर्तियों में से एक को मार के मरूं। और वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बट वे जो मूर्तियां होती है वो जिनवू से बहुत पावरफुल होती है
और वो जिन्वू को बहुत ज्यादा पीटती है, जिसमें जिन्वू का जो एक हाथ है वो और कट जाता है। अब उनमें से एक मूर्ति उसे ऑल्टर के बीचों बीच पटकती है। अब जिन्वू सोच रहा होता है मैं मरने जा रहा हूँ और ये फीलिंग बहुत ज्यादा गंदी है। अगर मैं मर गया तो फिर मेरी माँ का इलाज कौन करवाएगा, मेरी बहन स्कूल में कैसे पढ़ेगी। मेरे को नहीं मरना, काश मेरे को एक और मौका मिल जाता, मैं अभी यहाँ से निकलना चाहता हूँ। बट तभी वो मूर्ति जिन्वू पर हमला कर देती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और जिन्वू सोच रहा होता है कि ये सारा उसने सपना देखा। और तभी वहाँ पर नर्स आती है और बोलती है अच्छा तो आपको होश आ गया। फिर वहाँ पर हंटर एसोसिएशन सर्विलियंस के कुछ मेंबर्स आते हैं जो कि आते ही जिन्वू को अपना कार्ड देते हैं और बताते हैं कि वो जो डंजन था उसमें से आप सिर्फ 6 लोग ही बाहर आ पाए हो, तो फिर हमें आपसे कुछ इंटेरोगेशन करनी है। तब जिन्वू बोलता है कि इंटेरोगेशन तो तुम कर लेना, बट मुझे पहले मिस्टर सॉन्ग के बारे में बताओ, क्या वो ठीक है। तब वो बताते हैं हाँ मिस्टर सॉन्ग बिल्कुल ठीक है, बस उनका एक हाथ चला गया इस हादसे में और हो सकता है कि अब वो हंटर भी ना बन पाए इन फ्यूचर। तब वो उनसे जूही के बारे में पूछता है। तब वे बताते हैं कि इस इंसिडेंट में जूही को एक सदमा लग चुका है, जिसमें अब उसे सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास कुछ दिनों के लिए थेरेपी दी जा रही है। और फिर बताते कि अब जो है तुम वहां से सबसे लास्ट में एस्केप हुए थे और तुम पता नहीं कैसे बच गए हो वहां से, और तुम्हारे हाथ पैर भी ठीक है क्योंकि तुम अकेले हो जो कि इतनी अच्छी कंडीशन में वहां से बाहर आए, तो हमें तुम्हारा एक टेस्ट लेना पड़ेगा। तब जिन्नू बोलते टेस्ट, कौन सा टेस्ट। तब वो बताते कि कभी कभी जो हम हंटर्स होते हैं इनकी एक बार जब पावर अवोकन हो जाती है तो इसके बाद हमारी कभी कभार कुछ रेयर इंसिडेंट्स में सेकंड अवोकनिंग होती है और ये 1 मिलियन लोगों में से बस एक में ही देखी जा सकती है और हो सकता है तुम्हारे अंदर भी यही हुई हो। तो हमें इस अवोकनिंग की रैंक पता करनी है, तो तुम इस मैनामीटर पर अपना हाथ रखो। जब जिन्वू उस मैनामीटर पर हाथ रखता है तो उस पे रीडिंग 10 आती है जो कि एक सिविलियन के बराबर थी, और यहाँ तक कि जो ई रैंक हंटर्स होते हैं उनकी भी रीडिंग कम से कम 70 तक जाती है। इसका मतलब जिन्वू बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब वे वहां से जिन्वू को गुड लक बोलकर चले जाते हैं। अब जिन्वू अकेला होता है तभी उसकी आंखों के आगे एक स्क्रीन आई होती है जहाँ पर अलग अलग चीजें लिखी होती है जैसा कि बिल्कुल एक गेम में होता है। तब वहां पर वो मैसेज वाला सेक्शन खोलता है बट उसमें नो मैसेजेस का एक साइन बना होता है। तभी वहां पर जिन्वू की बहन जिन्हा आ जाती है और बोलती है भाई तुम ठीक हो क्या, तुम बेवकूफ हो जो तुम अपने आप को कुर्बान करने चले थे, मुझे जूही ने सब कुछ बता दिया है, आगे से अगर तुमने ऐसा कुछ करा ना तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। तब जिन्वू बोलता है अरे हाँ वो सब तो ठीक है, मैं आगे से कभी ऐसे घटिया मिशन पर नहीं जाने वाला, पर तुम मुझे एक चीज बताओ। जिन्हा बोलते क्या, तो जब तुम गेम खेलती हो तो फिर उसमें जो अननोन मैसेजेस होते हैं वो तुम कैसे ओपन करती हो। तब जिन्हा बताते यार तुम्हारे उस इंसिडेंट में कुछ दिमाग हिल गया क्या, अभी तुम हॉस्पिटल में पड़े हो तो तुम गेम की बात कैसे कर सकते हो। तब जिन्वू बताता है एक बार प्लीज बताओ ना। तब वो बताती है और जिन्वू उसके जाने के बाद वैसे ही करता है और उसे कुछ क्वेस्ट मिलते हैं जिसमें उसे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है जो कि अपने वन पंच मैन साइतामा का वर्कआउट होता है। अब जिन्वू बोलता है कि ये एक ऐसी स्क्रीन है जिसपे ये एक्सरसाइजेज लिखी हुई है, और जिन्वू उसके नीचे जब पढ़ता है तो देखता है कि अगर तुमने इन क्वेस्ट को फुलफिल नहीं करा तो तुम्हें एक काफी गंदी पनिशमेंट दी जाएगी। अब जिन्वू इन सारी चीजों को मजाक में ले रहा होता है और फिर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक और पोर्टल खुल चुका है और वो पोर्टल एक चलते फिरते रोड पर खुला था और अब उस रोड को सील कर दिया जाता है। अब पूरा दिन बीत जाता है और रात का टाइम होता है, 12 बज जाते हैं और जो उसकी क्वेस्ट थी वो भी फेल हो जाती है। अब जिन्वू का पनिशमेंट का टाइम आ जाता है जहाँ पर वो एक जगह टेलीपोर्ट करता है और वहाँ पर उसे 4 घंटे इस मॉन्स्टर से सरवाइव करना था। और जिन्वू देखकर सोचता है अरे यार इससे बढ़िया तो मैं एक्सरसाइज ही कर लेता, ये तो आज बहुत ज्यादा गंदी जगह फंसा हूँ मैं, अब मुझे बस इस सिचुएशन में भागना ही पड़ेगा। और जिन्वू वहाँ से भागने लग जाता है और वो मॉन्स्टर उसके पीछे होता है। तभी हॉस्पिटल में कुछ नर्सेज जिन्वू को दवाई देने आती हैं और वो देखती है अरे यार ये जिन्वू कहाँ गया, अभी तो यहीं पर था, लग रहा है वो भाग तो नहीं गया। और वो अपनी एक साथी नर्स को बुलाती है और दोनों नर्सेज मिलके उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लग जाती हैं और जिन्वू उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है। और फाइनली जिन्वू 4 घंटे सरवाइव कर जाता है और वो हॉस्पिटल में वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। तब नर्सेज बोलती हैं कि क्यों ना हम एक बार उन्हें उनके खुद के रूम में ढूंढा है क्योंकि हो सकता है वो अभी वहीं पर हो।
और वो जब रूम में जाती है तो देखते कि जिन्हों वहीं पर जमीन पर पड़ा होता है और जिन्हों सोचता है कि यार आज तो बहुत ही मुश्किल से बचाऊं, आगे से ध्यान रखूंगा और ये वर्कआउट पूरा करूंगा। अब धीरे धीरे करके जिन्हों वर्कआउट करने लग जाता है और जूही भी प्रोग्राम बनाकर उसके पास मिलने आती है एक गिफ्ट लेकर। बट जब वो नर्सिस से जिन्हों का पता पूछती है तब नर्सिस बताती है कि जब से जिन्हों ठीक हुआ है तब से वो रोज प्रैक्टिस कर रहा है, इसमें ये पूरा दिन एक्सरसाइज करता है और बोलता है कि मुझे अपनी बेस्ट शेप में आना है इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और थोड़ा थोड़ा वो पागलों की तरह व्यवहार भी करने लग जाता है, वो अपने आप से बातें करता है। अब जो ही जिन्हों की हालत देखकर वहां से चुपचाप चली जाती है और शाम को जिन्हों को क्वेस्ट के रिवॉर्ड में एक की मिलती है जिसमें लिखा हुआ था इंसर्ट इन अ डंजन। अब जिन्हों सोच रहा होता है कि ये मैं जाऊं डंजन में या फिर नहीं, पर उसे अपने आप पे भरोसा होता है क्योंकि जब भी वो कोई क्वेस्ट पूरी करता था या फिर वो एक्सरसाइज करता था तो उसे कुछ पॉइंट्स मिलते थे जो वो अपने हेल्थ स्टेमिना इनमें डालता था और जिसकी वजह से वो एक ही बार में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तब वो सोचता है कि क्यों ना एक बार डंजन में ही जाकर देख लिया जाए। तो फिर वो हॉस्पिटल से जैसे ही डिस्चार्ज होता है तो उस डंजन के पास जाता है और वहाँ पर वो की इंसर्ट करता है। तो वो सोच रहा होता है कि क्या ये डंजन भी एक एस रैंक डंजन ना निकला है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो सोचता है अरे यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो इजीली सरवाइव कर जाऊंगा क्योंकि ये जो डंजन है ये इतना बड़ा डंजन थोड़ी होएगा, मैं भाग आऊंगा, मेरी स्पीड बहुत हो चुकी है। और वो अपने दिल पर हाथ रखकर उस डंजन में एंटर कर जाता है और वो जैसे ही एंटर करता है तो डंजन का जो पोर्टल होता है वो बंद हो जाता है और अब जिन्हों यहाँ पर ट्रैप हो चुका था। अब वो वहां से निकलने की कोशिश करता है बट वहां पर वो देखता है कि एक लड़की उस डंजन के आर पार हो चुकी है। तब उसे समझ में आ जाता है कि ये जो डंजन है ये उसके वर्ल्ड को किसी और डायमेंशन के साथ जोड़ता है और वहां पर वो उस डंजन के बारे में पढ़ता है तो पता चलता है कि इस डंजन से एस्केप करने के लिए उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन हासिल करना पड़ेगा जो कि इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मिलेगा। अब जिन्हों सोचता है कि मैं पहले से बहुत पावरफुल हो चुका हूँ और अब मैं यहाँ के सभी बॉसेस को भी मार दूंगा। अब वो आगे बढ़ता है तो आगे उसे 3 गोब्लिन मिलते हैं। तब जिन्हों बोलता है अरे यार ये क्या हो गया, पहले तो मैं एक गोब्लिन को भी नहीं हरा पाता था, अब यहाँ पर तो 3 है। और वे तीनों गोब्लिन जिन्हों पर हमला कर देते हैं बट जो अपना जिन्हों होता है अब वो काफी पावरफुल हो गया था और वो तीनों गोब्लिन्स को मार देता है। और जिन्हों आगे बढ़ता है तभी उसकी आंखों के आगे एक वुल्फ आ जाती है जो कि दिखने में बहुत खतरनाक होती है। और स्टार्टिंग में तो जिन्हों उस वुल्फ से डर रहा होता है और अपने चाकू से उस पर हमला करता है बट जो वुल्फ होती है उसके चाकू को तोड़ देती है। अब जिन्हों से बचकर भाग रहा होता है तभी उसको अपने आगे एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें कुछ इन्वेंटरी जैसा शब्द लिखा हुआ था, जिसमें जैसे वो क्लिक करता है तो उसमें उसे अलग अलग वेपन्स के ऑप्शन आ जाते हैं। अब वो जल्दी से उन वेपन्स में से एक स्वॉर्ड कलेक्ट कर लेता है जो कि एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड होती है क्योंकि जब उसने एक हंटर से इस स्वॉर्ड की वैल्यू पूछी थी पास्ट में तो उसने उसे $2 मिलियन बताई थी। अब जिन्हों उस स्वॉर्ड की हेल्प की मदद से उस वुल्फ को खत्म कर देता है और उस वुल्फ को मारने के बाद जिन्हों को एक दांत मिलता है जिसे वो बेचकर कुछ गोल्ड कॉइन्स कमा लेता है। अब जिन्हों के आगे 2 वुल्फ आती है, फिर उसके बाद 4 आती है, फिर वुल्फ का पूरा झुंड आ जाता है और जिन्हों सभी को मार देता है और इसी के साथ साथ उसे वो टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल जाता है। बट अभी तक उसने इस डंजन के बॉस को नहीं मारा था तो जिन्हों सोचता है मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और इन वुल्फ को मारने के साथ साथ मुझे काफी सारे पॉइंट्स मिले जैसे कि स्टेमिना, स्ट्रेंथ, IQ। तो अब मैं लग रहा है इस डंजन के बॉस इतना पावरफुल हो चुका हूँ तो अब मुझे उसे हराना ही होगा। अब वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को अपनी इन्वेंटरी में भेजकर उस डंजन के बॉस से लड़ने चला जाता है। तो फिर हमें कुछ सीन बताया जाता है कि जिन भी एनिमीज पर जिन भी मॉन्स्टर्स पर व्हाइट कलर के अक्षरों में कुछ लिखा होता है तो वो इसका मतलब जिन्हों से वीक है। जिन पे ऑरेंज में लिखा होता है वो सेम पावर के है जैसे कि जिन्हों, और जिन पे रेड है वो जिन्हों से बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पावरफुल है। और वो जो डंजन का फाइनल बॉस होता है उसके ऊपर उसका नाम लाल अक्षरों में लिखा होता है। और अब जिन्हों की जो स्वॉर्ड होती है वो उसके एक ही अटैक में टूट जाती है और ये ऐसी वैसी स्वॉर्ड नहीं, पूरे $2 मिलियन की स्वॉर्ड थी। अब जिन्हों उसी टूटी हुई स्वॉर्ड से उससे लड़ने लग जाता है बट जो मॉन्स्टर होता है उसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग होता है और जिन्हों उसे नहीं हरा पा रहा होता। और तभी जिन्हों अपने पास्ट डंजन एक्सप्लोरेशंस के बारे में सोचता है और उसे मिस्टर सॉन्ग के कुछ वर्ड्स भी याद आते हैं
इसमें मिस्टर सोंग ने उसे बोला था कि अगर तुम चाहो तो एक ई रैंक हंटर होने के बाद भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। और जिन्हों के अंदर मोटिवेशन आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर को अपने हाथों का इस्तेमाल कर ही मार देता है। और फाइनली उसे उस बॉस को मारने के बाद कुछ स्वॉर्ड मिलती है और एक वेनम ग्लैंड मिलता है। और इस स्वॉर्ड पे लिखा होता है कि ये स्वॉर्ड सांप के दांतों से बनी है और ये बहुत ज्यादा रेयर स्वॉर्ड है। अब जिन्हों उस स्वॉर्ड को पाकर खुश हो जाता है और उस डंजन से एग्जिट हो जाता है। अब जैसे ही वो अपनी मेन दुनिया में जाता है तो उसके पास भागते भागते एक राइफल मैन आता है और वो उसे बोलता है कि क्या आप एक हंटर है? तब वो हाँ भरता है। तो बताता है कि वो जो एक पोर्टल खुला था तो उसमें से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर निकल चुके हैं और हंटर की टीम भी उन्हें नहीं हरा पा रही, आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए। अब जिन्हों बोलते हैं अच्छा तो वो उन्हें नहीं मार पा रही, इसका मतलब वो डंजन का बॉस होगा। बोलता है हाँ, आपको कैसे पता चला? तब जिन्हों भी अपने आप पर शक कर रहा होता कि उसे ये सारी चीजें पता कैसे चल रही है, पर जो पॉइंट्स उसके आईक्यू में इनहेंस हुए थे ये उसका नतीजा है। अब वो राइफलमैन उसे उस बॉस के पास ले जाता है जहाँ पर काफी सारे हीलर्स और हंटर्स उसका सामना कर रहे थे। और वहीं पे जोही भी खड़ी थी जो कि उससे लड़ने में असक्षम थी, क्योंकि जोही की जो मैजिकल एबिलिटीज थी वो पिछले डंजन के बाद काफी कम रह चुकी थी। और उसके सारे टीममेट्स जूही पे गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक बी रैंक हंटर होने के बावजूद अपनी एबिलिटीज का ढंग से यूज नहीं कर पा रही। अब जिन्हों दिमाग लगाता है और अपनी वो टूटी हुई स्वॉर्ड निकालता है और उसे इतनी स्पीड में फेंकता है उस मॉन्स्टर की तरफ कि उस मॉन्स्टर के तोते उड़ जाते हैं और वो वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। अब सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये एकदम से कैसे हुआ, क्योंकि जो हमारी टीम थी वो पिछले 2 दिनों से लगी हुई थी बट अभी तक इस मॉन्स्टर को नहीं मार पा रही थी, पर अचानक से एक ही झटके में ये मॉन्स्टर कैसे खत्म हो गया। तब उनमें से एक हंटर वहां पर उस स्वॉर्ड को देखता है और वो उस स्वॉर्ड को उठाता है और उस राइफल मैन के पास लेकर जाता है। तब वो बताता है कि एक हंटर था, उसने इस स्वॉर्ड को इतनी स्पीड में फेंका कि इस स्वॉर्ड ने इस मॉन्स्टर को 1 शॉट किल कर दिया। अब वो सोच रहा होता है पक्का ये कोई ना कोई एस रैंक हंटर होगा, पर वो जब जिन्वू को देखता है तो वो बोलता है अरे इसने ये तो एक ई रैंक हंटर है और इसने इस ए रैंक मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया। और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। भाई ये सीरीज काफी तगड़ी चलने वाली है क्योंकि जो जिन्वू है वो पहले पार्ट में इतना पावरफुल हो चुका है कि वो एक एक मॉन्स्टर को एक एक शॉट से मार रहा है। तो आपको इसका अगला पार्ट भी जरूर देखना चाहिए कि जिन्वू आगे क्या करने वाला है। और साथ ही साथ अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा ताकि आप जल्दी से जल्दी इसका अगला पार्ट देख सको। और अपने नोटिफिकेशन सेटिंग्स को भी ऑल पर सेट कर देना और साथ ही साथ और वीडियो तो लाइक कर ही दियोगे और चाहो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और जिन्हों वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।